हेलो दोस्तों, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये जो टॉपिक है राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात आपसे करना चाहते हैं। पहला बात, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं बहुत ही आसान भाषा और लोकल भाषा में बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा बात, ये एकदम बेसिक से शुरू किए हैं। तो जो बेसिक से शुरू किए हैं तो पहले जान लीजिए आपको बेसिक से पढ़ना भी जरूरी है, ताकि आज का जो टाइम है तो क्वेश्चन बहुत बेसिक से ही पूछता है, खोद के ही पूछता है। और नहीं समझल रहिएगा, खाली रटिएगा कि कौन संविधान संशोधन कब हुआ, कहाँ से लिया गया, खाली रटे गया तो नहीं होगा, एग्जाम नहीं निकलेगा बढ़िया एग्जाम, ठीक है। इसलिए बेसिक से पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। तो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर आप पूरा अच्छा समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो काची है, राज्य व्यवस्था है। का है, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जो राज्य व्यवस्था है से है काची, पॉलिटी है काची। तो जो राज्य व्यवस्था है ये जो का है, एक ऐसा व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था का है ऐसा व्यवस्था है जेकर से कोई देश के, कोई राष्ट्र के, जेकर से कोई देश के और राष्ट्र के पूरा व्यवस्था चलता है सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से। मतलब कि कोई देश है, कोई राष्ट्र है, तो उसका जितना भी पूरा काम क्रिया होता है उस सब सुचारू रूप से एकदम अच्छा से कैसे चले, इसका जो पूरा व्यवस्था करता है ये कौन करता है, राज्य व्यवस्था करता है। आओ साथे साथे यही तो काम है, उसी में आओ का करते हैं राज्य व्यवस्था में। तो राज्य के नीति कैसन होगा, राज्य का नीति कैसन होगा, उसके साथ में राज्य का कल्याणकारी कार्यक्रम का होना चाहिए, मतलब का कार्यक्रम करें जिससे कि राज्य आगे बढ़े। उसके अलावा जो चुनाव होता है, चुनाव किससे होना चाहिए, चुनाव में जो दल होता है दल का व्यवस्था किससे होना चाहिए, एक दलीय सरकार होना चाहिए, द्विदलीय सरकार होना चाहिए या बहुदलीय सरकार होना चाहिए। जैसे कि सर भारत का हम बात करें तो भारत में क्या है, बहुदलीय सरकार है। और अब चाइना देख लीजिए तो चाइना में एक दलीय सरकार है। खैर वहां तो डेमोक्रेसी नहीं, तो बातें अलग है। तो ये जो चीज है ये काची है, ये सब राज्य व्यवस्था के अंदर आता है। तो राज्य व्यवस्था काची है, राज्य व्यवस्था जो है ऐसा व्यवस्था है जिसमें किसी राष्ट्र या फिर किसी राज्य का जो पूरा व्यवस्था है वो कैसे सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चले, इसका पूरा व्यवस्था किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब जरा सोचिए, किसी को बोलिए कि आप पूरा व्यवस्था ढंग से चलिए, पूरा व्यवस्था सब काम कीजिए तो हो जाएगा आराम से। आप किसी को बोलिए कि कचरा मत फेंकिए, नहीं फेंकेगा, जब अपने देगा तब फेंक देगा। जबकि आप पहले लिख के रख दीजिए कि वहां कचरा नहीं फेंकना, तो फेंक देता है सब। काहे, कहीं कोई नियम कानून नहीं है, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, उसके कारण से। और वही बार दंड का प्रावधान कर दिए, 4-5 बार फाइन लग जाएगा, तो वहां पे देखिए कोई नहीं फेंकेगा। तो उसी तरह से ये जो राज्य का व्यवस्था सुचारू रूप से चले, एकदम ढंग से चले, इसके लिए क्या करना होता है, कानून और नियम बनाना होता है। तो ये जो पूरा व्यवस्था है इसको सुचारू रूप से चलने के लिए कानून और नियम चाहिए। तो कानून और नियम जो है वो कहाँ रहेगा, तो जो पूरा सुचारू रूप से राज्य का व्यवस्था चलाने के लिए हम क्या करते हैं, ये कानून और नियम बनाते हैं, पूरा पूरा नियम कानून का किताब बना देते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संविधान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संविधान कहते हैं। मतलब कि जो पूरा व्यवस्था चलाना है ना पूरा राज्य का, उसके लिए पूरा नियम कानून बना दिया और लिख के सब कर दिए एक किताब उताब में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो संविधान है क्या चीज, तो संविधान है नियम और कानून का स्रोत। संविधान का चीज है, नियम और कानून का स्रोत है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बनता है, कह देगा कि नियम और कानून का स्रोत का चीज है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या होगा, संविधान होगा। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं बेसिक से समझिए। ऊपर जो हम डिफिनीशन बताया ना आपको, जो परिभाषा समझाया है, उस सब से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको बस समझ के चलना है आराम से, आपको पता नहीं चला एग्जाम में कब कहां से क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, मगर जब समझल रहिएगा तो आपका एग्जाम निकलवे करेगा, निकलना ही है, ठीक है ना। आप समझ गए। तो संविधान का है, तो संविधान जो है नियम और कानूनों का स्रोत है। अब संविधान को देखिए, तो संविधान जो है तो दो शब्द से मिला है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बराबर, और वही विधान का मतलब देखिए तो होता है कानून। यानी कि संविधान है वो सभी के लिए बराबर है, कहे कि बराबर कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे गलती हम करें चाहे गलती मेरा नौकर करे, ठीक है, दोनों के लिए सजा का प्रावधान बराबर है।
यही का चीज हमारा संविधान है। यानी कि संविधान का चीज है, तो संविधान जो है सो नियम और कानून का एक ऐसा स्रोत है जिससे किसी राज्य की व्यवस्था या फिर किसी देश या किसी राष्ट्र की व्यवस्था सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चलती है। समझ में आ गया, राज्य व्यवस्था भी संविधान भी। अब आगे देखिए सरकार के बारे में। तो वो जो संविधान है ना, संविधान में जो नियम कानून लिखा हुआ है ना, उसी के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है, यानी सरकार बनावल जाता है। सरकार बनाया गया केकर आधार पे? संविधान के आधार पे। और संविधान के आधार पर सरकार बना दिया गया तो सरकार ऐसे ही काम करता है? नहीं करता। अगर हम ही को कुछ बोल दीजिए कि जब बाबू खाना खा लो, जब ये काम कर दो, कर दो, हम कर लेंगे? नहीं ना। उसके लिए क्या करना होगा? हमको अपना जो अंग है इसको फड़फड़ाना होगा, इसी से काम करना होगा। उसी तरह से सरकार भी अपना काम कैसे करेगी? अपना अंग से करेगी। तो सरकार का 3 गो अंग होता है सरकार का। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चा अलबलाए लगेगा ना, हम तो पढ़े 4 गो, एगो वो क्या बोलते हैं पिल्लर होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो एगो जो जिसमें समाचार पत्र सब आता है, मीडिया उडिया आता है। अरे सब्र रखिए, सब मिलेगा, सब पता चलेगा, थोड़ा टाइम तो दीजिए। अब 5 मिनट में कहिएगा कि सब के सब पूरा एकदम इतना मोटा किताब समझा के रख दीजिए, नहीं होता है वैसे। टाइम दीजिए, समझिए, हर एक क्वेश्चन बनेगा ना। अब टॉपिक के बाद जाइएगा, यहाँ से पढ़िएगा, बनाइएगा क्वेश्चन। हम खुद बनवाएंगे आपको सब एग्जाम का क्वेश्चन। नहीं बनेगा तब बोलिएगा ना आप। अब देखिए, पहले समझिए बात को, ठीक है। तो जो सरकार है, तो सरकार का 3 गो अंग होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है विधायिका, विधायिका ही को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। अब इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। फिर दूसरा है आपका कार्यपालिका, जिसको कि हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दूगो देखिए, और तीसरा जो है वो आपका न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। अब ये तीनों का हम लोग काम अलग से समझेंगे पूरा डिटेल में, मगर यहाँ पर थोड़ा समझ जाते हैं जो बेसिक इसका काम है। क्या है ये? जो पहले का चीज है विधायिका, व्यवस्थापिका, जो क्या कहते हैं लेजिस्लेटिव कहते हैं। तो देखिए सरकार है, तो यहाँ पे कानून, अब देश में पूरा व्यवस्था चलाना तो पहले क्या चाहिए? कानून चाहिए। तो कानून बनाने उनाने का जो काम है वो कौन करता है? आपका विधायिका करती है, यानी कि व्यवस्थापिका करती है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव कहते हैं। समझिए इतना बात। अब देखिए, तो कानून बना दी ना, अब उसको लागू करवाने का काम किसका है? तो उसका लागू करवाने का काम एग्जीक्यूटिव है। जैसे प्लानिंग बनाइएगा आप, तो प्लानिंग बनाने के बाद क्या कीजिएगा? एग्जीक्यूट कीजिएगा, उसको आगे उसको फॉलो कीजिएगा, करवाइएगा। तो यहाँ पे कानून बन गया, तो उसको फॉलो करवाएंगे, आगे करवाएंगे, उस पर अमल करवाएंगे उसको। तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव करते हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया यानी कि कार्यपालिका हो गया, उससे काम होगा, उसको अमल होगा। तो यहाँ पे कानून बना और यहाँ पे उसका अमल होगा। अब कोई उसका अमल नहीं करता है, उसका अवहेलना करता है, तो उसको क्या मिलेगा? सजा मिलेगा, ठीक है। अब सजा फाइनेंशियल हो सकता है, यानी पैसा रुपया से हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, तो ये सब सजा होता है, तो सजा उसको मिलेगा। तो सजा कौन देगा? तो उस सब का प्रावधान करता है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। यानी कि जो हम यहाँ पे बनाए, नियम कानून बनाए, यहाँ पे उसको फॉलो करवाए, और यहाँ पे उसका देख रहे हैं कि कौन फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसके लिए जो सजा का प्रावधान है संविधान के हिसाब से, अपने मन से हमने उसको फांसी चढ़ा देंगे, चाहे कुछ कर देंगे। जो गलती किया, कैसन गलती है, उसके लिए क्या सजा है, सब यहाँ संविधान में लिखल है। उस संविधान के हिसाब से उसको यहाँ पे सजा दिया जाता है। इतना चीज आप यहाँ पे समझ गए। अब देखिए भारत में सरकार बनता है, अभी केकर सरकार है? तो अभी बीजेपी का सरकार है केंद्र में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वहां पे राजनीतिक सत्ता, केंद्र में जो सरकार है राजनीतिक सरकार है, और राजनीतिक सत्ता जो है उसका स्रोत का चीज होता है, तो जनता होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनादेश। यानी कि जो मोदी जो जीत के प्रधानमंत्री बने हैं, अपने मन से बन गए हैं कि उठ गया बन गए? नहीं ना, उसके लिए वोटिंग हुआ है पूरा। जब हम लोग चुनाव प्रक्रिया समझेंगे, दलीय व्यवस्था समझेंगे, तब आपको पूरा अच्छा समझ में आएगा। पहले वीडियो में सोचिए पूरा सब समझ में आ जाए, नहीं पॉसिबल है भाई, समय दीजिए, सब बुझाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग हुआ, उसके बाद वो जीते, उसके बाद क्या हुआ? वो सरकार बनाए। तो ये जो राजनीतिक सत्ता है, या फिर जो राजनेता, या फिर जनादेश है, जनता का जो देश है, जनता क्या चाहता है उसके हिसाब से होता है सब चीज यहाँ पे डेमोक्रेसी में। तो जो राजनीतिक सत्ता है या फिर जनादेश है, इसका स्रोत का चीज है, जिसका स्रोत है आपका जनता। किसका सरकार बनेगा? जिसका सरकार जनता चाहेगी। तो राजनीतिक सत्ता का स्रोत या फिर जनादेश का स्रोत का चीज है जनता है। वही नियमों और कानूनों का स्रोत का चीज है संविधान है।
अब देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था क्या चीज है? तो भारत देश में भारत का सारा काम सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चल सके, तो वही क्या चीज है आपका? भारतीय राज्य व्यवस्था। अब भारतीय राज्य व्यवस्था का चीज पर आधारित होगा? तो कोई भी जो राज्य व्यवस्था होता है उस संविधान पे आधारित होता है। उसी तरह से जो भारतीय राज्य व्यवस्था है वो भारत के संविधान पे आधारित होगा। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारतीय संविधान पर आधारित है। अब देखिए जो भारतीय राज्य व्यवस्था है भारतीय संविधान पर आधारित है, और भारतीय संविधान है वो कैसा संविधान है? तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? लोकतांत्रिक संविधान है। और लोकतांत्रिक संविधान है भारत का, और लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर भारतीय संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लोकतांत्रिक है, और लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर भारत में दोहरी सरकार है। अब दोहरी सरकार का मतलब क्या होता है? तो अभी देखिए भारत है, भारत में कितने राज्य है टोटल? अभी 28 गो है, बच्चों के पता है। तो अभी 28 गो राज्य है भारत में, तो हर राज्य में अलग अलग सरकार है ना, अपना राज्य सरकार है अपना अपना अलग अलग। ऊपर से क्या है? केंद्र सरकार है वो। तो देखिए यहाँ पे दो सरकार हो गया ना। अगर मान लेते हैं हम बिहार का बात करते हैं, तो बिहार में, चाहे अभी यूपी का बात करते हैं, तो यूपी में अभी एगो सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार है अभी यूपी में। ऊपर से केंद्र सरकार भी है वो। तो केंद्र सरकार किसका है? आपका केंद्र सरकार बीजेपी का है, और वहीं पे आपका राज्य भी बीजेपी का सरकार है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का सरकार है, और केंद्र में आपका नरेंद्र दामोदर दास मोदी का सरकार। तो आप समझ गए यहाँ पे कि भारत में किसन सरकार है? तो भारत में यहाँ पे दोहरी सरकार है। ऊपर से आप ये भी जानिए कि यहाँ पे जो है सो संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम है भारत में। भारत में किसन सिस्टम है? फेडरल सिस्टम। अब आप समझिए लोकतंत्र को। लोकतंत्र का चीज है, तो लोकतंत्र को ही हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोग माने कि लोग, और तंत्र माने कि शासन। तो लोकतंत्र हो गया लोगों का शासन। वहीं पे हो गया आपका प्रजातंत्र। प्रजा माने जनता, और तंत्र माने शासन, यानी कि जनता का शासन। अब देखिए इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस प्लस कैरिटा। और डेमोस यानी कि पीपल, उसका मतलब होता है जनता, और कैरिटा का मतलब होता है शासन, यानी कि जनता का शासन। तो अंग्रेजी देखिए चाहे हिंदी देखिए, दोनों से आप यही देखिएगा जो डेमोक्रेसी है वहां पे क्या होता है? जनता का शासन होता है। और भारत में डेमोक्रेसी, तो भारत में क्या शासन है? जनता का शासन है। ये जो मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, क्या बनाया है? जनता बनाया है। तो यहाँ पे लोकतंत्र का हो गया, डेमोक्रेसी जनता का शासन हो गया। अब जो लोकतंत्र है ये दो प्रकार का होता है। लोकतंत्र के प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? देखो, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का होता है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का होता है। तो जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो का होता है। तो देखिए ये होता है कि डायरेक्ट जनता जो है सो अपने से पूरा शासन कर रही है। अब मान लीजिए पूरा देश भारत है, भारत में कितना करोड़ आबादी है? 121 करोड़ लोग जनसंख्या के हिसाब से बताया था, मगर अभी तो 135 करोड़ हो गया होगा। तो अभी के हिसाब से 135 करोड़ जनसंख्या आएगा, सब आपस में मीटिंग करेगा, कहेगा कि हाँ अब क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। पॉसिबल है? हो सकता है? सोचिए। अब मैंने कहेगा कि चीन के साथ बॉर्डर टेंशन हो रहा है, चलिए हम लोग सब 135 करोड़ आबादी बैठिए और डिस्कस कीजिए कि क्या करना है उसका। पॉसिबल है? सोच के देखिए, मतलब हो ही नहीं सकता है। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये बहुत मुश्किल है, मगर ये हो सकता है। कहाँ हो सकता है? जहाँ पे संख्या कम हो वहां पे। तो इसका एकमात्र उदाहरण है आपका स्विट्जरलैंड के केटिना के नगर सभा में। वहां पे लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र करता है। अब हम देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो भारत कैसे है, तो भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे सब जनता आपस में बैठ के मीटिंग करके डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री प्रतिनिधि में उठे थे कि हम काची हैं, हम भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे। अब जनता चाहा, उनको वोट दिया तो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पे क्या करता है? जनता प्रतिनिधि को वोट देता है, प्रतिनिधि के हिसाब से अपना शासन चुनता है, अपना शासक
चुनता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिनिधि को चुन रहा है, इसीलिए इसको प्रतिनिधि मूलक भी कहते हैं। किसको? जो अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसको हम लोग प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग लोकतंत्र विश्व में सरकार की प्रणाली। जैसे कि ये पूरा पृथ्वी है, तो पूरा पृथ्वी पे बहुत सारे देश है, बहुत सारे देशों में बहुत सारे मतलब अधिकतर देश क्या है, लोकतंत्र देश ही है। वहां पे सरकार काम कर रही है। तो सरकार किस प्रकार की है, किस प्रकार की सरकार होती है लोकतंत्र में, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। तो लोकतंत्र में जो होती है, दो प्रकार की सरकार होती है। संसदीय प्रणाली की सरकार यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट, या और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या फिर उसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली, जिसे कि हम लोग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये दो तरह का सरकार होता है। तो पहला हम लोग समझते हैं संसदीय प्रणाली या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को। इसमें क्या होता है, तो ये जो गवर्नमेंट होता है, इसमें कार्यपालिका जो है वो विधायिका यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। मतलब कि देखिए, सबसे पहले कानून बनता है, तो कानून कौन बनाता है? विधायिका बनाती है, विधायिका कानून बनाती है। और कानून बनता है कहाँ असलियत में, तो असलियत में कानून बनता है वो कहाँ से बनता है, संसद में बनता है। तो यहाँ पे कानून जब बनता है, उसके बाद कार्यपालिका का क्या काम है, एक्जीक्यूट करना, एक्जीक्यूटिव करना, यानी जो कानून बन गया है उसको फॉलो करवाना, उसको फॉलो करना। तो कानून बनेगा तब ना फॉलो होगा। तो ये जो है इसके प्रति क्या चाहिए, उत्तरदायित्व है। यानी कार्यपालिका जो है सो विधायिका के प्रति यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अब देखिए ये काम क्या करेगी, एक्जीक्यूट करवाएगी, मगर काची करवाएगी, जो कानून बनेगा यानी कि जो विधायिका करेगी। तो ये जो कार्यपालिका है इसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो कार्यपालिका का जो जन्म है सो विधायिका से हुआ है। अब जन्म उनका है बता रहे, इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो कार्यपालिका है इसका जन्म किससे हुआ है, तो उसका विधायिका से हुआ है। अब समझ के चलिएगा तो बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, इसमें राष्ट्रपति या जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे भारत में भी है राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष। अभी कौन है, रामनाथ कोविंद आनंद है। जो रामनाथ कोविंद है ये भारत के भी राष्ट्रपति हैं, परंतु इनको उतना वैल्यू मिलता है का जितना नरेंद्र मोदी को मिलता है, नहीं मिलता है ना। काहे कि यहाँ पे ये जो संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं या फिर राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो औपचारिक प्रमुख जो है सो नाम मात्र के प्रमुख है। मतलब इनको उतना वैल्यू नहीं मिलता, करते हैं मतलब बातें वैल्यू तो मिलता है, मगर आम जनता के बीच जो काम करते हैं अपना मर्जी से उतना काम नहीं कर सकते। इनको कैबिनेट मंत्रिमंडल सब जो कहता है, उनको जो भाषण जो काम दिया जाता है उसके हिसाब से ही काम करते हैं। और बहुत सारा संविधान संशोधन भी किया गया है, जिससे क्या हो बंद गए हैं, बहुत अपना फुर्तीला से मतलब अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, इसमें राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो होता है सो औपचारिक प्रमुख होता है नाम मात्र का, ठीक है। और इसमें जो अंतर संबंध होता है, कार्यपालिका और विधायिका में अंतर संबंध होता है। आप देखें ना, ये कानून बनाएगा तो उसको लागू कर, उसको फॉलो करवाता है, उसका काम है एक्जीक्यूट करवाना। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, अंतर संबंध होता है। अब भारत में किसन गवर्नमेंट है, तो भारत में किसन सरकार है, तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अब लिया कहां से गया है, तो इसको लिया गया है ब्रिटेन से। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। अब इतना चीज आप देखिए, इसी का जस्ट अपोजिट होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अपोजिट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में। तो उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या था आपका, कार्यपालिका जो है वो विधायिका और संसद के प्रति उत्तरदायित्व है, और यहाँ पे उत्तरदायित्व नहीं होती है। यहाँ पे कार्यपालिका का जन्म विधायिका से हुआ है और यहाँ पे कार्यपालिका का जन्म विधायिका से नहीं हुआ है। यहाँ पे अंतर संबंध है, इंटर रिलेशन है, यहाँ पे सेपरेशन है, अलगाववाद है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति का आप नाम सुनबे करते हैं, कितना पावरफुल है, जानबे करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो है सो बहुत ही पावरफुल होता है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। जो राष्ट्रपति होता है तो नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो इतना चीज आप यहाँ पे भी देख के समझ गए होंगे।
अब चलिए समझते हैं संघीय शासन व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम को। इस संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम होता का चीज है? तो देखिए, दोहरी शासन व्यवस्था को क्या कह रहे हैं? फेडरल सिस्टम, संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि केंद्र में अलग सरकार, राज्य में अलग सरकार। अलग सरकार यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि बीजेपी का सरकार है केंद्र में और राज्य में कांग्रेस का सरकार है। यहाँ पे कहने की चाह रहे हैं कि केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो दो सरकार हुआ ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संघीय शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। और जो भारत का संघीय शासन व्यवस्था है, जो फेडरल सिस्टम है, वो कहां से लिया गया है? तो लिया गया आपका कनाडा से। और जो संघीय शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम होता है, इसमें जो सरकार होता है, जो कि केंद्र का सरकार हो गया, राज्य का सरकार हो गया, ये दोनों सरकार में जो शक्तियां हैं, दोनों सरकार के पास अपना अपना शक्ति है, तो दोनों सरकार के पास जो अपना अपना शक्ति है, उन दोनों सरकार का शक्तियों के बीच में स्पष्ट बंटवारा होता है संविधान के हिसाब से। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उसी को कहते हैं संघीय शासन व्यवस्था, यानी कि वैसा व्यवस्था जिसके में दो सरकार हो और दोनों सरकार के पास जो शक्ति है उसका संविधान के हिसाब से स्पष्ट बंटवारा होता है। और जो भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, लिया गया है कनाडा से। इतना हम लोग समझ गए। और जितना भी संघीय शासन व्यवस्था है, दो सरकार है, दोनों का जो अपना अपना शक्ति का बंटवारा हुआ है, तो जो बंटवारा किया गया उसके लिए 3 गो सूची बनाया गया है। उसके लिए 3 गो सूची बनाया गया है। उस सूची कौन कौन है? उस सूची आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों सूची बनाया गया है और इसी के माध्यम से दोनों सरकार के बीच में जो शक्ति है उसका बंटवारा स्पष्ट रूप से संविधान के द्वारा कर दिया गया है। अब संघ सूची, राज्य सूची सब है क्या चीज? तो इस सब में सब्जेक्ट रखा गया, यानी कि वैसा वैसा विषय रखा गया है कि हाँ, इसमें ये तुम कानून बनाओगे, इसमें तुम कानून बनाओगे, ऐसा ऐसा। तो जो मान लीजिए संघ सूची, तो संघ सूची में जितना विषय है उस पे जितना भी कानून बनाएगा उस संघ बनाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, जैसे कि बीजेपी केंद्र में तो वो बनाएगी। उस तरह का काम होता है संघ सूची में, यानी कि यूनियन लिस्ट में। उसमें जितना सब्जेक्ट है, जितना विषय, उस पर जितना भी कानून बनाना है उस सब काम कौन करेगा? केंद्र करेगी। उसके बाद है राज्य सूची। अब राज्य सूची में जितना सब्जेक्ट है, जितना विषय है, उस पर जो कानून बनाना है वो सारा काम करेगी राज्य सूची में राज्य सरकार, यानी कि राज्य का कहते हैं, स्टेट कहते हैं तो स्टेट लिस्ट। उसके बाद है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। एकर में वैसा सब्जेक्ट, उस सब विषय रखा गया है जिसमें कि बनाएगा गवर्नमेंट लोग कोई नियम कानून, तो उसमें क्या हो सकता है? उसमें संघ सूची और राज्य सूची दोनों का चीज मिला हुआ चाहिए। मतलब कि इसमें जो चीज रखा गया है ना, उसमें संघ और राज्य दोनों मिलके कानून बना सकता है या फिर अलग अलग भी कानून बना सकता है। अब देख लीजिए, समवर्ती सूची का जो विषय है उस पर राज्य भी सरकार बना दिया और संघ भी कानून बना दिया, तो किसका कानून लागू होगा? तो वैसा परिस्थिति में, मतलब कि वैसा सब्जेक्ट जो कि समवर्ती सूची में है और ऊपर पे संघ भी कानून बना दिया है और राज्य भी कानून बना दिया है, तो वैसी परिस्थिति में जो कानून फॉलो होगा वो होगा संघ का, यानी कि ज्यादा शक्ति किसके पास आ गया? संघ के पास हो गया। और इसके अलावे कुछ विशिष्ट शक्तियां, उसके अलावा जो कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं वो भी आपका किसके पास है? वो भी आपका संघ के पास है, यानी कि यूनियन लिस्ट के पास है। अब इसके अलावा अगर मान लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल आ जाता है, कुछ घटना घट जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है देश में, नेशनल इमरजेंसी हो जाता है, तो वैसी परिस्थिति में जो राज्य सूची का विषय है, यानी जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, उस पे कानून बनाना का जो अधिकार है वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली स्वतः अपने आप समवर्ती सूची में ना जाकर के सीधे संघ सूची में चला जाता है। माने कि अगर नेशनल इमरजेंसी हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली राज्य सूची का जितना सब्जेक्ट था उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सूची के पास पहुंच जाता है, यानी कि संघ आराम से उस सब चाहे तो उस पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जो ढांचा है, इस सब में जो सूची देखे तीनों, इसमें ज्यादा शक्तिशाली कौन दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा शक्तिशाली आपको दिख रहा है संघ सूची, यानी कि यूनियन लिस्ट। अब इस सब देखते हुए बहुत सारे विद्वान है अपना अपना राय रखते हैं, तो जो राय पूछा जाता है एग्जाम में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, केसी हियर इस सब चीज को देखते हुए कहते हैं कि भारत का संविधान है वो जो अर्ध संघात्मक संविधान है।
क्वेश्चन है अर्ध संविधानात्मक संविधान है, यानी कि ना ज्यादा केंद्र की तरफ है ना ज्यादा राज्य की तरफ है, बीच में है, बैलेंस किया गया है केसी हियर के द्वारा। इनका ही मानना है, इनका ही कहना है। फिर डीडी बसु कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है ये संघात्मक और एकात्मक दोनों है। क्वेश्चन है संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। उसके बाद आइवर जेनिंग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइज है। देखे ना, सब ज्यादा शक्ति किसके पास था? सेंटर के पास था। तो वही चीज देखते हुए आइवर जेनिंग ये बात कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो राज्य व्यवस्था उसका बेसिक चीज को खत्म करते हैं। अब अगला जो हम लोग वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग शुरू करेंगे कि जो भारत का राज्य व्यवस्था है, उसके बाद जो भारत का संविधान है इसका विकास कैसे हुआ। आज जो हम लोग का नियम कानून का जो दस्तावेज है, जो पूरा किताब है जिसको हम संविधान कहते हैं, ये बना कैसे, पूरा नियम कानून आया कैसे, इसका पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे अगला वीडियो में। वो भी देखिए बहुत तुरंत एक वीडियो में शायद पॉसिबल नहीं की हो जाए, बहुत लंबा टाइम में जाके बना है हम लोग का संविधान, एक ही दिन तो बना नहीं है। तो उसको अच्छा से समझने के लिए टाइम लगेगा, मगर हम लोग सब अच्छा समझ जाएंगे। इतना जो पढ़े हैं ये भी बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। इसको आप पढ़िए, अच्छा से समझिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।